नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल हर्षित इवन डायरेक्शन फ्रॉम वाई टू क्रिएशन में स्वागत है। और आज हम क्लास 4 द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 6 हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू आई फील हैप्पी? हम लोग खुशी कब महसूस करते हैं, हम लोग कब खुश होते हैं? ऑल ऑफ अस फील हैप्पी एट डिफरेंट टाइम्स एंड फॉर डिफरेंट रीजंस। हर एक का खुश होने का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग रीज़न हो सकता है। When do you feel happy? आपको कब खुशी महसूस होती है? राइट योर आंसर इन द बबल्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो आपको बबल्स दे रखे हैं वहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है। जैसे कि 2 करके दे रखे हैं। When I play games, जब मैं गेम्स खेलता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। When I eat my favorite food, जब मैं अपना मन पसंदीदा खाना खाता हूँ तब भी मैं बहुत खुश होता हूँ। इसके अलावा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, When I draw and color, जब मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। When I get to read new books, जब मुझे न्यू बुक्स रीड करने को मिलती है तभी भी मैं बहुत खुश होता हूँ। खुश होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। वी फील हैप्पी ऑन वेरियस ओकेशंस। कोई फैमिली फंक्शन है, फैमिली इकट्ठा हो रही है, कहीं घूमने जाना है। सच एज व्हेन वी आर ईटिंग अवर फेवरेट फूड्स, जब हमें अपना मन पसंदीदा खाना मिलता है तब भी हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वी एन्जॉय ईटिंग फूड आइटम्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन्स, पल्सिस एंड वेजिटेबल्स। देखो अब यहाँ पर क्या है, हम कोई भी फूड आइटम खाते हैं तो उस फूड आइटम को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल होता है। ओके, तो जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसको इंग्रेडिएंट बोलते हैं। इंग्रेडिएंट मीन्स अ मटेरियल विच इज़ यूज्ड टू मेक अ फूड आइटम। ओके, अब फूड आइटम बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि एक्टिविटी 1 है, उसमें आपको वही करना है, कनेक्ट द फूड आइटम्स शोन बिलो विद द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक देम। मतलब इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके जो फूड आइटम बनी है उनको हमें जोड़ना है। यहाँ पर लिमिटेड दे रखे हैं। जैसे कि पहला जो पिक्चर है वो पुलाव का दिख रहा है, ठीक है। अब पुलाव बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो राइस का इस्तेमाल होता है, बीन्स का इस्तेमाल होता है, ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से कोई एक चीज़ बन सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फूड आइटम कहाँ का कैसे बनता है उस पर डिपेंडेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम क्या है कि पहले तो फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन फूड आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए उसके बारे में समझते हैं। वापिस इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो एक तरह का मटेरियल आप ले लो जिसका यूज़ करके हमने फूड बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लास्ट में आपको रोटी दिख रही है, चपाती दिख रही है। रोटी बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो गेहूं का आटा होता है, नमक डालते हैं, ठीक है। फिर उसको और टेस्टी करने के लिए उसमें अजवाइन डालते हैं। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। उसमें ऑयल भी डालना पड़ता है, ऑयल ग्राउंडनट ऑयल भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो व्हीट ग्रेन्स का भी इस्तेमाल हो सकता है और ग्राउंडनट का भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब हर एक जगह पर प्रदेश के हिसाब से विविधता हो सकती है, और उस चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग सिस्टम भी हो सकता है, मेथड भी हो सकती है। तो सबसे पहला हमारा काम है आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स। सबसे पहला जो पिक्चर है वो आप सबको दिख रहा है, ये पुलाव का पिक्चर है, ठीक है। सीजन राइस भी बोल सकते हैं। सेकेंड जो पिक्चर है वो है पकोड़ा, गुजराती में जिसको भजिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये भजिया पकोड़ा जो है आपके स्टेट में उसको क्या बोलते हैं, आप मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी नॉलेज बढ़े। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्राइड फ्रीटर। अब फ्राइड फ्रीटर बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो चने की दाल, चने का जो आटा होता है, ठीक है, ग्रेम फ्लोर जिसको बोलेंगे, उसका भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसमें अलग अलग वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो है वो है अपनी इडली सांभर, ठीक है, स्टीम्ड केक इंग्लिश में बोलेंगे। और फोर्थ नंबर में जो फूड आइटम है वो है फ्राइड क्रैकर, जिसको हम लोग नमक पारा बोलते हैं, मठरी बोलते हैं, या गुजराती में शक्कर पारा भी बोलते हैं। वो गेहूं का भी हो सकता है, ठीक है, और मैदे का भी हो सकता है। अब फर्स्ट जो पिक्चर है वो आपको दाल के जैसा दिख रहा है, सांभर भी हो सकता है, करी भी हो सकती है, ठीक है। अब करी अगर बनानी है तो उसमें हम लोग छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दाल है तो दाल में भी देखो, अब दाल भी बहुत सारी, तुअर की दाल इस्तेमाल हो सकती है, उड़द की दाल इस्तेमाल हो सकती है, चने की दाल इस्तेमाल हो सकती है। तो
इंग्रेडिएंट अलग अलग हो सकते हैं, बनाने का मेथड भी अलग अलग हो सकता है। अब ये जो है वो वैसे स्मॉल्ड फ्राइड बॉल्स हैं जिसको हम लोग वड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग चने की दाल से दाल वड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो पिक्चर है वो है उपमा। उपमा बनाने के लिए आप लोग देखो अलग अलग मेथड का इस्तेमाल हो सकता है, और इसके ऊपर जो आपको दाने दिख रहे हैं वो ग्राउंड नट्स के, जो ग्रीन चीज़ें हैं उसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो उपमा खाना वैसे बहुत मज़ा आता है और अपने सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और लास्ट जो है वो अपना फ्लैट ब्रेड, मतलब जिसको हम लोग रोटी या फिर चपाती के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को जान लेते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है अपना फ्लैक्ड ग्रेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो है वो चने हैं, चिक पीस बोलते हैं, ग्रेम बोलते हैं। थर्ड नंबर पर अपना फुल ग्रेन है, फुल ग्रेन में मूंग बोल सकता है, ठीक है। जो फोर्थ पिक्चर है वो भी वोल ग्रेन है। ये भी ग्रेन जो है वो आपको दिख रहा है कि ये व्हीट है, कोई सीरियल ग्रेन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो अपना स्वीट पोटैटो है, इसको याम या ट्यूबर भी बोल सकते हैं। ये वाइट कलर के जो है वो सीड्स हैं, सीजम की भी हो सकते हैं, कैरम अजवाइन हो सकते हैं, फेनुग्रीक तो चलो वो तो येलो कलर का होता है, ये राइस है अभी तो। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है वो ग्राउंड नट है, मूंगफली जिसको बोलते हैं, इसमें से ऑयल भी बनता है और उपमा में डालने के लिए इसके दाने भी इस्तेमाल होते हैं। और इसके नेक्स्ट में जो है वो ग्रीन पीस है, इसके दाने भी हम लोग उपमा में डाल सकते हैं। फिर जो अपना पहला पुलाव था उसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज़ करके फूड आइटम बन सकती है। तो ये मैंने सारा आपको समझा दिया। जैसे कि पुलाव है तो पुलाव बनाने के लिए हम लोग राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलाव में हम लोग ग्रीन पीस भी डाल सकते हैं, ठीक है। पुलाव में हम लोग ग्रीन मूंग भी डाल सकते हैं। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से फूड आइटम बन सकती हैं। इसके अलावा इसके बाद जो पकोड़ा है, तो पकोड़ा बनाने के लिए हमें चने का आटा चाहिए, ठीक है। पकोड़ा बनाने के लिए हमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी चाहिए। पकोड़ा बनाने के लिए हमें बहुत सारा ऑयल भी चाहिए, तो ग्राउंड नट्स भी चाहिए। उसके बाद इडली है। तो ऐसे करके अलग अलग चीज़ों से हम लोग ये सब फूड आइटम्स बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है, ये अलग अलग इसमें आइटम हो सकती है, स्टेट के हिसाब से मेथड भी अलग हो सकता है। येलो पुलाव जो खिचड़ी है उसमें हम लोग मूंग दाल का इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिट पल्सिस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें राइस का इस्तेमाल होता है। सेकंड जो था फ्राइड पकोड़ा जिसको बोलेंगे, वड़ा बोलेंगे, फ्रीटर बोलेंगे, उसमें चिक पीस का इस्तेमाल हो सकता है। उसके लेंटिल मतलब उसके अलावा अलग लेंटिल का इस्तेमाल हो सकता है, उसके आटे का फ्लोर का भी इस्तेमाल हो सकता है। इडली बनाने के लिए हम लोग स्प्लिट पल्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उड़द दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्राइड क्रैकर है, जो लास्ट में जो शक्करपारा के जैसा दिख रहा था, तो इसमें मैदे का आटा भी हो सकता है, इसमें सीड्स भी डाले जाते हैं, ठीक है। इसमें गेहूं का भी आटा हो सकता है। सांभर दाल बनाने के लिए, तो दाल बनाने के लिए आप लोग देखो यहाँ पर ग्रीन पोर्ट्स लिखा हुआ है, बीन्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, पीस का इस्तेमाल हो सकता है। फिर जो वड़ा है स्मॉल फ्राइड बॉल है, इसमें चने का आटा इस्तेमाल हो सकता है। फिर ट्यूबर, कई जगहों पर अलग अलग सिस्टम हो सकती है। स्वीट पोटैटो का भी इस्तेमाल इसको बनाने के लिए हो सकता है। फिर जो चने का आटा है उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। उपमा जो कि सर्वोत्तम भोजन है, तो उपमा बनाने के लिए भी ग्रेन्स का इस्तेमाल हो सकता है। उसके ऊपर मूंगफली के दाने भी डाले जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और लास्ट जो है वो अपना रोटी चपाती, तो इसमें वोल ग्रेन यानी कि व्हीट का इस्तेमाल होता है। तो प्रश्न ये होगा कि ये सारे ग्रेन्स आते कहाँ से हैं, वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, फ्रूट्स कहाँ से आते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नी ऑफ द ग्रेन, ग्रेन आते कहाँ से। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो हाउ ईच फूड आइटम रीचेस अस, कैसे पहुँचते हैं। Let us look at the journey of a rice or wheat grain which forms a part of our diet. The following picture show this journey. अब बुक में आपको ये पिक्चर दे रखे हैं और मैं अभी यहाँ पर ये 12 के जो 12 पिक्चर हैं वो 12 के 12 पिक्चर्स मैं आपके साथ अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन कुछ पिक्चर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो फार्मर है वो सीड डाल रहे हैं ज़मीन के अंदर, तो ये प्रिपेयर्ड सॉइल होगी। प्रिपेयर्ड सॉइल कैसे रेडी होती है उसका वीडियो में आपको राइट साइड में कोई लिंक दिख रही होगी, वहाँ पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।
ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके ज़मीन का लेवल किया जाता है, ज़मीन को सॉफ्ट बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर सीड्स डाले जाते हैं, उसके अंदर ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर। सीड्स डालने के बाद उसको पानी पिलाना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो ये सेकंड स्टेप जो है वो पानी से जुड़ा हुआ है। थर्ड स्टेप बारिश से जुड़ा हुआ है। चलो एक काम करते हैं, हर एक पिक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला पिक्चर, जर्नी ऑफ द ग्रेन्स। सोइंग बोलेंगे, पिक्चर का नाम आप लोग अपनी कॉपी में लिखते रहना, बुक में भी आप लोग लिख देना ताकि याद रहे। नाउ व्हाट इज सोइंग? सोइंग मीन्स अ प्रोसेस व्हेन द फार्मर सोइंग द सीड इन द सॉइल, है ना। जो प्रिपेयर्ड सॉइल होती है उसमें सोइंग, सोइंग मतलब सीड्स डालना, सोइंग द सीड्स इनटू द प्रिपेयर्ड सॉइल। फार्मर जो होते हैं वो सीड्स जमीन के अंदर डालते हैं, तो उसको बोलते हैं सोइंग। सेकंड चैप्टर, सेकंड जो पिक्चर है वो क्या है, तो यहाँ पर देखो पानी डाला जा रहा है। इसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, जब आप सीड्स डाल देते हो तो उसकी ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए और ये स्टेप जो है वो इरिगेशन है। द प्लांटेड सीड्स स्प्राउट एंड द क्रॉप्स बिगिन टू ग्रो, नॉरिश्ड बाय द सन एंड सप्लाइड विथ वाटर थ्रू इरिगेशन। मतलब हमारे जो प्लांट रेडी हो रहे हैं, सीड के बाद जो प्लांटिंग होगा, सीड जो है उसमें से प्लांट बाहर आएंगे, तो उनको हमें पानी पिलाना पड़ेगा उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वो जो स्टेप, सेकंड स्टेप है वो अपना है इरिगेशन। थर्ड स्टेप क्या है, तो आप सबको पता है कि जो बारिश है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रोइंग क्रॉप्स आर फर्दर सपोर्टेड बाय नेचुरल रेनफॉल। जितना नेचुरल रेनफॉल से ग्रोथ होगा वो अपनी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब जब आपका प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वैसे ही प्लांट के ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलेंगे, तो मैन्योर से मिलेंगे। ये मैन्योर क्या है, तो जो काऊ डंग होता है, जो बुलॉक डंग होता है, उसको लोग एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और लंबे समय तक उसको वहीं पर स्टोर करते हैं, और वो बाद में सड़ जाने के बाद, उसमें प्रोसेस हो जाने के बाद वो फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है वो काऊ डंग से बनता है, बफेलो डंग से बनता है, और कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र आते हैं जो हम बाज़ार से परचेस करते हैं। तो जो फोर्थ पिक्चर है वो फर्टिलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। एज द क्रॉप मैच्योर्स द फार्मर एड्स मैन्योर, नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफन सोर्स फ्रॉम कैटल टू इनरिच द सॉइल। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट से भरपूर करने के लिए, अपने क्रॉप को अच्छा ग्रोथ करवाने के लिए फार्मर जो होते हैं वो ये मैन्योर यानी कि नेचुरल फर्टिलाइजर डालते हैं। ठीक है, फिफ्थ पिक्चर जो है वो बाद में ज़मीन के अंदर अर्थवॉर्म जनरेट होंगे, और ये अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो भी फार्मर के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करते हैं, तो ज़मीन के अंदर से बाहर निकलते हैं, फिर वापस अंदर चलते हैं, फिर वापस बाहर निकलते हैं, फिर वापस अंदर चलते हैं, और इसके कारण ज़मीन के अंदर क्या जनरेट हो जाता है, स्पेस जनरेट हो जाता है। और इस स्पेस के माध्यम से जो बाहर की एयर है, जो बाहर का नाइट्रोजन है, वो ज़मीन के अंदर जा सकता है। ज़मीन सॉफ्ट होने की वजह से क्रॉप का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और ये जो अर्थवॉर्म होते हैं वो खुद भी थोड़ा बहुत मैन्योर के जैसे फर्टिलाइजर जनरेट करते रहते हैं। द हेल्दी सोइल कंटेन्स बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक अर्थवॉर्म्स विच हेल्प एरेटेट द सॉइल एंड कंट्रीब्यूट टू द क्रॉप्स ग्रोथ। ठीक है, सॉइल का जो फर्टिलाइजेशन है उसमें हेल्प करते हैं और क्रॉप के ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। 6 नंबर में आप लोग देख सकते हो जो खेत फार्म है उसके बीच में एक काउबॉय खड़ा कर दिया है। ठीक है, ये किसके लिए, तो प्रोटेक्शन के लिए। इसको काउबॉय बोलते हैं, ध्यान रखना, या फिर स्केयर क्रो भी बोलते हैं। द फार्मर कीप्स अ वॉच ओवर द फील्ड एंड यूजेस स्केयर क्रो टू प्रोटेक्ट द मैच्योरिंग क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। अब जब ये फार्म्स के बीच में खड़ा होगा और बर्ड्स आप आसपास में क्रॉप्स को नुकसान करने के लिए आएंगे, तो उनको पता चलेगा कि भी बीच में कोई खड़ा है। तो जैसे ही उनको पता चलेगा कि भी बीच में कोई खड़ा है, तो वो लोग कम से कम नुकसान करेंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ है वो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और फार्मर भी ध्यान रखते हैं कि भाई अपना जो मैच्योर क्रॉप है वो मैच्योर क्रॉप को कोई डिस्टर्ब ना करे, नुकसान ना करे। ठीक है, इसलिए किसका इस्तेमाल होता है, प्रोटेक्शन का। नाउ
जब क्रॉप रेडी हो रहा है तो क्रॉप रेडी होने के साथ साथ कुछ अनवांटेड क्रॉप्स भी उसके साथ निकलते हैं। जैसे कि आपने वीट का फार्मिंग किया, लेकिन जब आप वीट का फार्मिंग करते हो तो उसके वीट के क्रॉप के साथ दूसरे क्रॉप भी निकल आते हैं जो हमारे काम के नहीं है। अनवांटेड क्रॉप्स, आपको ध्यान रखना है, वीड है ना, जो हमने क्रॉप लगाया उसके साथ कुछ अनवांटेड क्रॉप्स भी निकल जाते हैं, उसको वीड बोलते हैं और उनको भी निकालना जरूरी है, उनको बोलेंगे वीडिंग, सॉरी माय मिस्टेक, वीडिंग। ठीक है, तो ये वीडिंग जो है वो क्या है, तो जो अपने अनवांटेड प्लांट्स है, क्रॉप्स है, जैसे कि मैंने वीट का प्लांट लगाया, ठीक है, और वीट के प्लांट के साथ कोई बाजरे का प्लांट निकल गया, तो वीट के प्लांट के साथ अगर बाजरे का प्लांट निकल जाता है तो बाजरे का हमारे किसी भी काम का नहीं है, तो उसको हम लोग अनवांटेड प्लांट बोलते हैं। और इन अनवांटेड प्लांट को यानी कि वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको वीडिंग बोलेंगे। अगर आप लोग वीडिंग नहीं करोगे तो आप अपने वीट के प्लांट को जितना भी न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, वो सारा का सारा या उसमें से बहुत सारा ये अनवांटेड प्लांट इस्तेमाल कर लेंगे और हमारा क्रॉप सही से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो वीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। वीडिंग, द फार्मर रिमूव्स वीड्स फ्रॉम द फील्ड टू इंश्योर द ग्रेन क्रॉप गेट्स ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट। अगर वीड होंगे तो जो भी न्यूट्रिएंट आप डाल रहे हो वो वीड खा जाएंगे या वीड यूज़ कर लेंगे, तो हमारे क्रॉप को नहीं मिलेगा, इसलिए वीड को हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हार्वेस्टिंग। अब आपका क्रॉप जो है वो मैच्योर हो चुका है, राइप हो चुका है, पक चुका है, रेडी हो चुका है, तो उसको फिर हमें खेतों से बाहर निकालना पड़ेगा मार्केट में ले जाने के लिए। वंस द ग्रेन इज फुल्ली राइप एंड रेडी, द फार्मर हार्वेस्ट्स द क्रॉप। क्रॉप को क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, उसका जो जरूरी दाने वाला पार्ट है, स्टॉक्स, उसको कट कर देंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, तो उसमें से दाना निकालना स्टार्ट किया जाएगा, जिसके लिए थ्रेसर का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, जो अपने स्टॉक्स है जिसमें ग्रेन्स अपने रेडी हो चुके हैं, उनको स्टॉक्स को, जो काटे हुए स्टॉक्स है उसमें से ग्रेन्स को निकालने के लिए थ्रेशर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये निकले हुए जो ग्रेन्स हैं उन ग्रेन्स को फिर क्या किया जाएगा, बैगिंग किया जाएगा, बैग में पैक किया जाएगा। जो पैक करने का जो बैग होता है उसको बोलते हैं सैक, ऐसे सिक्के, तो सैक में पैक किया जाएगा। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज प्रोसेस्ड एंड द ग्रेन इज कलेक्टेड एंड पैक्ड इनटू लार्ज सैक्स। मतलब जो दाने हैं उन दानों को सैक के अंदर क्या कर दिया जाएगा, कलेक्ट कर दिया जाएगा। ये 9th नंबर का जो पिक्चर है वो शो कर रहा है। 10th नंबर के पिक्चर में देखो तो शॉप लिखा हुआ है पीछे, मतलब अब ये कहाँ पर चला गया, सेलिंग में चला गया, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द बैग्स ऑफ ग्रेन लाइक व्हीट एंड राइस are transported to a shop or market where they are sold to consumer। मतलब जो ग्राहक होते हैं वो ग्राहक को फिर बाद में वो बेचे जाएंगे। अब बेचे हुए जो ग्रेन्स हैं वो अब आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुकिंग एंड प्रिपरेशन। अब यहाँ पर पिक्चर में देखो, जो कंज्यूमर है जो कि ग्रेन्स अपने घर ले गया था वो अब क्या करेगा, खाना बनाएगा, प्रिपेयर द फूड, ग्राइंडिंग करके उसका आटा बना जाएगा, फ्लोर बनाया जाएगा, फिर उसको नीडिंग किया जाएगा, डफ बनाया जाएगा और इसमें से रोटी बनेगी। और लास्ट में वो रोटी जो है वो 12वें नंबर पर पिक्चर में कंज्यूप्शन। फाइनली द प्रिपेयर्ड फूड इज ईटन कंप्लीटिंग द जर्नी ऑफ द ग्रेन। मतलब फार्म से लेकर आपके डिश तक का जो जनरेशन है, वो जो सिस्टम है आने का, दाने से खाने की रोटी तक का, वो यहाँ पर हमने जर्नी ऑफ द ग्रेन्स टॉपिक में डिस्कस किया। द जर्नी ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द फार्म टू अवर प्लेट इज लॉन्ग। बहुत लंबा टाइम लगता है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते का होता है, ये मिनिमम 3 से 4 महीने का टाइमिंग होता है। इसमें कौन कौन हमें हेल्प कर रहा है, द एफर्ट्स ऑफ पीपल, फार्मर्स, सेलर्स एसेट्रा एंड एनिमल्स मेक दिस जर्नी पॉसिबल फॉर अस। इसमें एनिमल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा हमें कौन हेल्प करता है, तो वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल पेश करता है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की ओर, और इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पुट अ टिक ऑन द एलिमेंट्स दैट असिस्ट अ ग्रेन इन इट्स जर्नी। ठीक है, इसमें से कौन कौन जो ग्रेन्स है उसकी जर्नी में हमें हेल्प करता है उनको हमें टिक करना है।
जैसे कि स्टोन जो होता है, तो स्टोन जो है वो हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद जो एयर है, वो एयर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वुड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टाइगर इम्पोर्टेंट नहीं है, फार्मर और अर्थवॉर्म इम्पोर्टेंट है, हिल्स नहीं है, ठीक है, फायर भी नहीं है, इंसेक्ट में अगर अर्थवॉर्म का कैलकुलेशन हो रहा है तो वो होगा, अदरवाइज वो भी नहीं होगा, ठीक है, और बैट भी हमारे काम के नहीं है। तो ओनली 4 एलिमेंट्स जो है, एयर, वाटर, फार्मर, अर्थवॉर्म, सॉइल और एक है सन। इसमें से सन, एयर और वाटर जो है ना, वो तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मर इन दिस प्रोसेस? इसमें फार्मर का क्या रोल था? तो मेन रोल तो उनका ही है। द फार्मर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द होल जर्नी ऑफ द ग्रेन्स। दे डू मैनी जॉब्स टू मेक श्योर वी गेट फूड। बहुत सारी, जैसे कि प्लांटिंग, सबसे पहला क्या था, सोइंग, पिक्चर जो था। द फार्मर प्रिपेयर द फील्ड, सबसे पहले फील्ड को प्रिपेयर करेंगे, एंड देन सोज द टाइनी सीड इन द सॉइल। जो पहले पिक्चर में फार्मर क्या करते हैं, फील्ड के अंदर फील्ड के अंदर सीड्स डालते हैं। वाटरिंग एंड फीडिंग, अब जो सीड है वो सीड को पानी चाहिए। गिव द क्रॉप्स वाटर थ्रू इरिगेशन। सेकेंड पिक्चर में दे रखा है कि भाई इरिगेशन से जो फार्मर है वो क्रॉप्स को पानी देते हैं। एंड वेट फॉर द रेन टू फॉल, रेन का भी वेट किया जाता है थर्ड पिक्चर में। दे ऑल्सो एड मैन्योर, मतलब जो खाद है, फर्टिलाइजर है, वो भी डालते हैं। टू हेल्प द प्लांट्स ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करे, स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, ज़मीन के अंदर मैन्योर डाला जाता है। फिर जब हमारा क्रॉप रेडी हो जाता है तो उसको बचाना भी है बर्ड्स से, एनिमल्स से। प्रोटेक्टिंग द क्रॉप, दे मेक श्योर द सॉइल इज हेल्दी एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बर्ड एंड वीड्स। ओके, जो क्रो बॉय का इस्तेमाल या स्केयर क्रो का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारा क्रॉप क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। जब हमारा क्रॉप जो है, ग्रेन जो है, वो पक जाता है, राइप हो जाता है, तब फार्मर कट्स एंड कलेक्ट द क्रॉप, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब हमारा जो क्रॉप है, जो ग्रेन है, वो रेडी हो जाता है, पक जाता है, तो उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, उसको कट किया जाता है और सैक के अंदर उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सेलिंग, जब हमारा ग्रेन जो है वो दुकान तक पहुंच जाता है, सैक जो है वो दुकान तक पहुंच जाते हैं, फिर उसका सेलिंग किया जाता है, कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाया जाता है। फाइनली दे पुट द ग्रेन्स इनटू द सैक्स एंड सेंड देम टू द शॉप एंड पीपल टू बाय। मतलब जो नेक्स्ट वो जो था, तो जो ग्रेन सैक के अंदर पैक किए वो मार्केट तक ले जाए जाते हैं, और मार्केट से, शॉप से कंज्यूमर यानी कि जो ग्राहक होता है वो परचेज कर सकता है। द फार्मर डज ऑल दिस हार्डवर्क सो द ग्रेन कैन बिकम अवर फूड, मतलब इतने हार्डवर्क के बाद जो ग्रेन होता है वो हमारे डिश तक पहुंचता है। लिस्ट आउट द मिसिंग एलिमेंट इन द टेबल अबव, जो टेबल था उसमें से जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो हमें करना है। चलो, मिसिंग एलिमेंट, उसका रोल क्या है, सॉइल। अब सॉइल क्या है, इज द होम वेयर द सीड ग्रो। अगर सॉइल नहीं है तो सीड कहाँ ग्रो करवाओगे, है ना। तो इज द होम वेयर द सीड ग्रो एंड गेट इट्स फूड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मतलब जो सीड हम लगा रहे हैं उस सीड को भी फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट वर्ड से जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स से। तो ये सीड को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, तो सॉइल का ये होम है। वाटर तो आप सबको पता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाटर जो है हेल्प्स द सीड्स टू वेक अप एंड ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। मतलब पानी जब हम डालेंगे ना, तब जाके जो सीड है वो खुद ग्रो करेगा, प्लांटेशन होगा, ठीक है, फिर वो रेडी हो जाएगा। तो वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़मीन को भी सॉफ्ट करता है और सीड के ग्रो के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फार्मर, तो अभी पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि भाई जो ग्रेन्स का लगाना, सोइंग से लेकर आपकी डिश तक जो ग्रेन पहुंच रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो फार्मर का है। तो फार्मर टेक्स केयर ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक केयर करने का जो काम है, टेक्स केयर, वो फार्मर का है। कैटल का रोल क्या है,
तो हमने पढ़ा था कि भाई मैन्योर डाला जाता है ताकि जो सीड है उसको न्यूट्रिएंट मिल सके। न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तब तक वो ग्रो नहीं करेगा, वो ज़मीन के बाहर भी नहीं आएगा, आएगा तो भी उसका ग्रोथ सही से नहीं होगा। तो जो सीड है उसके अच्छे ग्रोथ के लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र चाहिए, मैन्योर चाहिए, जो कि अपने सीड को क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, एंड समटाइम्स हेल्प द फार्मर वर्क द फील्ड। ठीक है, और कैटल जो होता है वो फार्मर को हेल्प भी करता है। ठीक है, इसके बाद शॉपकीपर का रोल क्या है? तो शॉपकीपर जो फार्मर ने जो ग्रेन रेडी किए, हार्वेस्ट किए, सैक के अंदर डाले, मार्केट तक पहुंचाए। अब मार्केट से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेंगे? तो मार्केट से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मेन रोल जो है वो शॉपकीपर का होता है। सेल्स द ग्रेन एंड फूड आइटम्स सो वी कैन बाय देम। हम लोग कहाँ से बाय करते हैं? हम लोग खेतों में थोड़ी जाते हैं, हम लोग मार्केट में जाते हैं और मार्केट में शॉप से परचेज करते हैं। तो शॉपकीपर जो होता है वो उसका रोल क्या है? सेल द ग्रेन्स एंड फूड आइटम। अब हम लोग एक क्वेश्चन और भी पढ़ेंगे जिसमें ये लोग नहीं होते हैं तो क्या दिक्कत होती है। तो आपको अगर रोल पता है तो अगर वो चीज़ नहीं है तो वो रोल प्ले नहीं होगा। फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर्स का काम क्या है? बाय द फूड, कुक इट, सर्व इट एंड लव सो वी कैन इट। ओके, मतलब जो फैमिली मेंबर्स का काम है, बाय द फूड, फूड को बाय करना, कुक करना, खाना बनाना है, और सर्व करना है, सबको खाने देना है। प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग, देखो प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग क्या है? तो क्रॉप रेडी हो जाने के बाद बर्ड्स जो होते हैं वो उसको खा जाते हैं, या कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो उनको नुकसान करते हैं। वीड जो होते हैं वो भी नुकसान करते हैं। तो वीड से, बर्ड से, बग से हमें सबसे अपना क्रॉप क्या रखना है? सेव करना है। कीप द क्रॉप सेफ फ्रॉम बर्ड, बग्स एंड वीड्स। ऑल्सो कीप द हार्वेस्टेड ग्रेन सेफ इन स्टोरेज। मतलब आपको हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद जो ग्रेन्स रेडी हो जाते हैं ना, उनकी भी केयर करनी है। ओके, आप लोग देखना आपके घर पे एक बहुत बड़ा सा कंटेनर होगा, और उस कंटेनर के अंदर मम्मी ने पहले से ही पूरे साल के जो गेहूँ होंगे वो कलेक्ट करके रख दिए होंगे। तो गेहूँ को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए उसमें देखना नीम के पत्ते डाले हुए होंगे, या फिर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल वो किया होगा। आप मम्मी के साथ इसके बारे में पापा के साथ डिस्कस करना। चलो, एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या करना है हमें? थैंक यू एवरीवन। मतलब जो सीड सोइंग करने के बाद, मतलब जो ग्रेन जो है उसको रेडी करने के बाद फार्म से लेकर आप तक, आपके प्लेट तक वो कैसे पहुंचा, फार्म से लेकर आपकी प्लेट तक कैसे पहुंचा, और ये सब करने में किस किस ने रोल प्ले किया, उन सबको हमें क्या करना है? थैंक्स करना है। ठीक है, तो चलो हर एक को थैंक यू करते हैं। सबसे पहले तो सन, आपको ये पता होना चाहिए, सन, वाटर, एयर और सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर, सॉइल, प्लांट्स को थैंक करेंगे। फार्मर, अगर फार्मर काम नहीं करता तो भी फूड आपके घर तक नहीं पहुंचता। कैटल मैन्योर नहीं देता तो हमारा जो क्रॉप है उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होता। पेरेंट्स परचेज नहीं करते तो हमारी डिश रेडी नहीं होती। शॉपकीपर सेल नहीं करता तो हमें ग्रेन्स घर तक नहीं मिलते। मतलब ये सभी के सभी जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सा रोल प्ले कर रहे बेस्ट हीरोज़ है अपने। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोग लिख सकते हो। व्हेन वी रिमेंबर ऑल द कंट्रीब्यूटर, जिन्होंने भी ग्रेन्स को फार्म से लेकर अपनी प्लेट तक पहुंचाया, उन सबको हमें प्यार करना चाहिए, उन सबका हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। वी फील द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ग्रेन एंड वी एंजॉय द टेस्ट। आप लोगों को यहाँ पर यह भी सिखाया जा रहा है कि ग्रेन्स की जर्नी जो है वो 2-3 दिन की नहीं है, 3 से 4 महीने, कितनी सारी मेहनत, कितनी सारी चीज़ों का वेट करना पड़ता है, कितना संभालना पड़ता है, तब जाके ग्रेन आपकी डिश तक पहुंचता है। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू भी समझना है, वेस्ट नहीं करना है। इन इंडिया वी हैव डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड फेस्टिवल्स वेर वी शो ग्रेटिट्यूड टू मदर नेचर फॉर द फूड वी ईट। देखो हम लोग मतलब हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है कि जब खाना खाने बैठते हैं तो डिश को पहले प्रणाम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नसीब वाले हैं कि हमको खाना मिल रहा है ना। तो सबसे पहला धन्यवाद तो जिसने भी इन सब में कंट्रीब्यूशन किया है उन सबका हमें धन्यवाद करना चाहिए। हम लोग गाय की पूजा करते हैं, हम लोग अपने जो
फार्मिंग टूल्स होते हैं, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। ठीक है, इवन हर एक जो त्यौहार है वो भी सीज़न के साथ जुड़ा हुआ है, फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि मकर संक्रांति हो गया, उत्तरायण जिसको बोलते हैं, अक्षय तृतीया हो गई, राजा उत्सव हो गया, ओणम, लोहरी, और इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस फेस्टिवल्स का लिस्ट भी बनाना, कौन से महीने में कब मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो माइंडफुल ईटिंग है। माइंडफुल ईटिंग किसको बोलते हैं? तो कई बार देखो मम्मी किचन के अंदर खाना बनाते हैं और हमें बाहर बैठे बैठे पता चल जाता है, भागते भागते आ जाते हैं और बोल देते हैं मम्मी लाओ आज तो बढ़िया सा खाना बनाया। तो ये क्या है? तो दैट्स अ रिकॉग्नाइजेशन, है ना। हम लोग बाहर बैठे बैठे बाय स्मेल उस फूड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, कई बार हमारी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप सब ने कच्चा आम खाया होगा, इमली खाई होगी, कितनी मस्त होती है। ठीक है, तो अभी जस्ट देखो आपने इमली या कच्चा आम नाम सुनते ही आपके मुंह में थोड़ा बहुत पानी आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है? तो यही है माइंडफुल रिकॉग्नाइजेशन, है ना। One day, the teacher asked her students to sit in a circle. She asked them to close their eyes. Thereafter, she placed one peanut each on their palm. Every student felt the object on their palm. A few students immediately recognized the seed and knew it was peanut. ठीक है, कई बार देखो कुछ चीज़ों को हम लोग टच करके ही पता लगा देते हैं कि भाई हमारे हाथ में क्या है, उसके शेप से पता चल जाता है। अगर टच करके नहीं पता चला तो दूसरा ये भी है, पुट द फूड आइटम इन योर माउथ स्लोली। जैसे ही आप फूड आइटम को अपने माउथ में रखते हो तो उसका टेस्ट आ जाएगा, तो भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। चलो, इसके बाद क्या करना है? यूज़ योर टंग एंड माउथ टू फील द सरफेस ऑफ द फूड। हम लोग टंग से, अपने माउथ से उसकी सरफेस का पता लगा सकते हैं कि भाई सरफेस कैसी है, लस्टरस है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसी है। जेंटली च्यू इट विथ योर टीथ। जब टीथ से च्यू करोगे तो भी हमें टेस्ट का पता चल जाएगा। और गलती से किसी ने मिर्ची दे दी तो भाई साहब जैसे ही चबाई शुरू हो जाएगा। फील द फ्लेवर एंड टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है। यूजिंग योर टंग, नोज एंड अदर सेंसेस, स्मेल से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। रिमेंबर द टेस्ट एज यू कंटिन्यू टू च्यू। जैसे जैसे आप लोग चबा रहे हो वैसे वैसे उसका टेस्ट कैसा है वो आपको याद रखना है, समझना है, कोशिश करनी है। बिफोर स्वेलोइंग, रिमेंबर द टेक्सचर ऑफ द फूड। वो फूड का टेक्सचर कैसा था वो आपको याद रखना है। तो प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले यही है कि जब खाना माउथ में जाता है तो टंग, वॉट रोल डज योर टंग प्ले इन दिस प्रोसेस। टंग का क्या रोल है? तो आज जब खाना खा रहे हो तो देखना आपकी टंग जो है ना वो बार बार घूमती रहेगी। ठीक है, और अपने फूड को भी गोल गोल घुमाती रहेगी। ठीक है, तो टंग का रोल क्या होता है? योर टंग इज लाइक अ सुपर स्ट्रॉन्ग क्लेवर मसल दैट डज 4 मेन जॉब्स। अपनी जो टंग होती है वो एक मसल है। ठीक है, और उसके 4 मेन जॉब्स होते हैं। 4 जो होते हैं वो उसके फंक्शन होते हैं। पहला तो वो खाने का टेस्ट करती है, टेस्टर। सबसे पहला उसका रोल कौन सा है, जॉब कौन सी है? टेस्टर की। इट हेल्प्स यू टेस्ट योर फूड। आपका खाना जो है उस खाने को टेस्ट करने में हेल्प करती है। हमें पता चलता है भी खाना कैसा है, स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है, बीटर है, पंजेंट है, तीखा है। यूजिंग टाइनी बम्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड। जो अपनी टंग होती है ना वो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं और वो टेस्ट बर्ड्स ही ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो टंग का काम है वो है टेस्टर। उसके बाद जब आप खाना खाओगे तो देखना उसमें कुछ लिक्विड मिक्स होता रहता है। इट स्टीर्स एंड मिक्सेस द फूड विथ योर स्पिट सलाइवा टू मेक इट सॉफ्ट एंड मुशी। आपका खाना जो है ना, आप देखना आज कोशिश करना जब खाना चबा रहे हो तो वो बार बार गीला होता रहता है, घूमता रहता है, गीला होता रहता है। ऐसा बोला जाता है जितना ज़्यादा चबाओगे उतना वो खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, उसका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो दूसरा हो गया मिक्सचर, तीसरा हो गया क्लीनर। अब क्या है? इट हेल्प्स ब्रेक डाउन द फूड इवन मोर एंड मूव्स इट अराउंड योर माउथ। मतलब अब वो खाना जो है वो आपके माउथ में क्या करता रहेगा? ब्रेक डाउन करता रहेगा।
फोर्थ नंबर में क्या है, स्वेलोवर। स्वेलोवर मतलब जो खाना आपने चबा लिया, अच्छे से चबा लिया है, वो खाना आपके गले में थ्रॉट के अंदर से आपके फूड पाइप का जो सिस्टम है वो फूड पाइप के सिस्टम से स्टमक तक जाता है, ठीक है। तो जो टंग है वही उस खाने को स्वेलो करती है, निगलने में हेल्प करती है, थ्रॉट के अंदर डालने में हेल्प करती है, जो फूड पाइप से स्वेलो होगा, ठीक है। इट पुशेस द सॉफ्ट फूड डाउन द बैक ऑफ योर थ्रॉट एंड इनटू फूड पाइप व्हेन यू आर रेडी टू स्वेलो। जब आप उसको निगलने के लिए रेडी हो जाते हो तो टंग जो है ना वही थ्रॉट में वो खाने को पुश करती है, ठीक है। और फूड पाइप से वो खाना जो है वो आपका कहाँ तक जाता है, स्टमक तक जाता है। तो ध्यान रखना टंग की जो प्रोसेस है उसमें कितने याद रखने हैं, एक तो वो टेस्टर है, दूसरा वो मिक्सचर है, तीसरा वो क्लीनर या मूवर है, और चौथा वो क्या है, स्वेलोवर है। तो इसके हर एक फंक्शन को आप लोग याद रखना। वॉट डू योर टीथ डू टू द फूड, ठीक है। टीथ का काम क्या है, तो टीथ जो है उसको हम लोग ग्राइंडर बोलेंगे, चॉपर्स बोलेंगे। जो भी खाना है उसको वो छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे पीस में वो कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा, आवर टीथ आर लाइक लिटिल ग्राइंडर, दे च्यू द फूड, चबाते हैं, ब्रेक बिग पीसेस इनटू मैनी स्मॉल एंड सॉफ्ट पीसेस, मतलब बड़ा सा पीस हमने मुंह में डाला, दांत उसको क्या करेंगे, चबा चबा के छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देगा। दिस मेक्स द फूड मच इजियर टू स्वेलो, इसके कारण हम लोग उसको इजीली निगल सकते हैं। मच इजियर टू योर स्टमक टू डाइजेस्ट, और इसी के ही कारण हमारा डाइजेस्ट जो होता है वो भी क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो टीथ का भी ध्यान रखना, टीथ आर ग्राइंडर और चॉपर, दे च्यू द फूड, दे ब्रेक डाउन द फूड इन from the big pieces to small and soft pieces and it is easy to swallow. Okay, third question है, what happens to the food inside your mouth during this process? इस पूरी प्रोसेस में जब टीथ उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, टंग उसको टेस्ट कर रहा है, स्वेलो होने से पहले ये जो फूड है वो माउथ में क्या क्या होता है फूड के साथ। इनसाइड अवर माउथ अ फ्यू कूल थिंग्स हैपन एट वंस, हमारे माउथ में क्या होता है, सबसे पहला चॉपिंग। चॉपिंग हमने अभी पढ़ा ना, टीथ आर चॉपर्स, मतलब वो क्या करते हैं, योर टीथ क्विकली च्यू एंड चॉप द फूड। ध्यान रखना, जो टीथ हैं वो चबाते हैं, खाने को छोटे छोटे बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। सॉकिंग एंड मिक्सिंग, इसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है। योर सलाइवा मेक्स द फूड वेट एंड सॉफ्ट, गीला बनाते हैं और सॉफ्ट बनाते हैं। योर टंग रोल, अब जो टंग है वो खाने को क्या करेगी, बार बार रोल गोल गोल घुमाती रहेगी। आपने घर पे वॉशिंग मशीन देखा होगा, तो वॉशिंग मशीन में देखना कपड़े गोल गोल घूमते रहे, गोल गोल घूमते रहते हैं, मिक्स होता रहता है पाउडर का पानी, ठीक है ना। तो वैसे ही अपना टंग का काम क्या है, तो जो टीथ ने जो बिग पीसीस को स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट कर दिया, जो ग्राइंड कर दिया, चॉप कर दिया, उसको वो क्या करेगा, बार बार घुमाता रहेगा और उसमें क्या मिक्स करता रहेगा, मिक्सिस देम विद द सलाइवा, उसमें सलाइवा मिक्स करता रहेगा, ठीक है। और थर्ड जो है वो स्वेलोइंग होगा, मतलब जो सॉफ्ट वेट बॉल या जो फूड था उसको टंग जो है वो थ्रोट के माध्यम से फूड पाइप में छोड़ देगी, ठीक है। द सॉफ्ट वेट बॉल एंड फूड इज देन पुश्ड बाय योर टंग डाउन योर थ्रोट टू स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों प्रोसेस आप लोग याद रखना। माइंडफुल ईटिंग इज अबाउट पेइंग अटेंशन टू वॉट वी ईट एंड हाउ वी फील वाइल ईटिंग, मतलब माइंडफुल ईटिंग जो गेम है, एक्टिविटी है, उससे हमें पता चलता है कि भाई खाना हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हेन वी ईट स्लोली एंड फोकस ऑन ईच बाइट वी कैन एंजॉय अवर फूड बेटर। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, तो टेलीविज़न में हमारा ध्यान ज़्यादा होता है खाने से ज़्यादा, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है। तो आप लोगों को एक हैबिट डालनी चाहिए कि खाते वक्त हमें दूसरी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ना ही टीवी देखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग खाना जब स्लोली खा रहे हैं और हर एक बाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वो खाना हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इट हेल्प्स अस मेक हेल्दियर चॉइस, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अप्रिसिएट द फूड वी हैव, सो द नेक्स्ट टाइम यू ईट ट्राई फोकसिंग ऑन वॉट यू ईट, च्यूइंग फॉर योर फूड वेल एंड एन्जॉइंग एवरी बाइट फुल्ली, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है वैल्यूइंग फूड। देखो वैल्यूइंग फूड क्या है,
तो आपको एक तो समझ में आ गया कि जब फार्मर सबसे पहले ग्रेन दाना ज़मीन में डालता है, उसके बाद से लेकर वो दाना आपके घर पे आके फ्लोर बन के रोटी बनता है, कितना लंबा प्रोसेस है, कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस उसमें जुड़ी हुई है। तो एक तो समझ में आ गया कि जो ग्रेन होता है वो प्रीसियस होता है, एवरी ग्रेन इज़ प्रीसियस। हर एक दाना जो होता है वो कीमती होता है, उसकी कीमत हमें करनी चाहिए। डू यू ईट एवरी ग्रेन ऑफ फूड सर्व ऑन योर प्लेट? क्या आप लोग प्लेट में दिया हुआ सारा खाना खा जाते हो, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हो? वेन वी वेस्ट फूड वी फेल टू रिस्पेक्ट द हार्ड एफर्ट्स ऑफ एवरी वन। जैसे ही हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, वैसे आप लोगों को क्या करना चाहिए, खाना जितना ज़रूरी है उतना ही डिश में लेना है, उससे थोड़ा कम लेना है। जब ज़रूरत है तो मम्मी से वापस मांग लेना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ले लेते हैं और फिर वेस्ट हो जाता है और उसको फेंक देना पड़ता है। तो जो वेस्टिंग ऑफ फूड जो है उसको हम लोग रिस्पेक्ट का क्या बोल देंगे, फेल टू रिस्पेक्ट। वो हेल्प ब्रिंग फूड टू अवर प्लेट, मतलब जिन लोगों ने हार्ड एफर्ट्स किए हैं फूड को, ग्रेन्स को आपकी प्लेट तक पहुंचाने के लिए, उन सभी का जो काम है, वर्क जो है वो फेल हो जाता है हमारे कारण, रिस्पेक्ट कम हो जाता है। यहाँ पर आपको वीक का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिसमें ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो, लंच में क्या खा रहे हो, डिनर में क्या खा रहे हो, डिड यू एट फुल्ली, वेस्ट जनरेट हो रहा है, हाउ डू यू फील। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस पर है। मैंने यहाँ पर ऐसे ही एग्जांपल बना रखा है। जैसे कि ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो मिल्क लेते हैं, सीरियल लेते हैं, इडली हो सकता है, सांभर हो सकता है, आलू पराठा हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, टोस्ट हो सकता है, डोसा हो सकता है, पूरी सब्जी हो सकती है, उपमा हो सकता है। लंच में हम लोग हार्ड खाते हैं, मतलब भारी खाना होता है, दाल रोटी सलाद सैंडविच चिप्स, राजमा हो सकता है, पास्ता, फ्रूट योगर्ट, छोले भटूरे हो सकते हैं, खिचड़ी हो सकती है। और डिनर यानी कि रात को हम लोग राइस या चिकन करी खा ली, वेजिटेबल बिरयानी खा ली, नूडल्स है, पिज़्ज़ा है, फिश राइस, पिज़्ज़ा को थोड़ा अवॉइड करना है, घर से बनाए तो ठीक है, सूप सलाद, वेजिटेबल सूप, रात को थोड़ा सॉफ्ट खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या आपने एन्जॉय किया? तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने पिज़्ज़ा बॉक्स किया तो यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, पास्ता 9 हो गया। ठीक है, एग्स टोस्ट ये तो चलो जो खाते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन ये पिज़्ज़ा और पास्ता वाला थोड़ा गड़बड़ है, उसको नहीं खाना चाहिए। अब इसमें क्या जनरेट होगा, पसंद नहीं है तो वेस्ट जनरेट होगा, बाकी किसी में भी वेस्ट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारा खाना हमें पसंद है और हमने लिमिटेड लिया हुआ है। तो अगर आप लोग ये सब खाना खाते हो तो आप लोग क्या रहोगे, तो एक तो हैप्पी रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, अच्छा काम कर सकोगे, खेल सकोगे, पढ़ सकोगे। ठीक है, फुल एंड रेडी टू स्टडी, लिटिल स्लीपी आफ्टर लंच, नॉट वेरी गुड एंड हैवी। ठीक है, ये खाना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये जो डोसा, योगर्ट, फ्रूट, फिश राइस, इसमें एक भी हार्ड फूड नहीं है। ठीक है, हैवी फूड नहीं है। तो हम लोग क्या महसूस करेंगे, लाइट एंड हेल्दी, पूरी सब्जी खाई, सूप सलाद खाया, छोले भटूरे खाए, एनर्जेटिक फॉर प्ले, और उपमा जो कि बहुत ही अच्छा फूड है, सबको इसको यूज़ करना चाहिए ब्रेकफास्ट में। दूसरा बिल्कुल फ्राइड या ऐसे खाने से अच्छा है उपमा खाया जाए, जो कि हेल्दी होता है और हमें सेटिस्फाई भी करता है। इफ़ समवन ऑफर्स यू फूड मोर देन यू नीड, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कोई हमें फूड ऑफ़र करता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा सबसे पहला काम है कि अगर हमें कोई फूड ऑफ़र कर रहा है, आई विल से थैंक यू बट नो मोर प्लीज़। ठीक है, हम लोग उसको थैंक यू बोलेंगे और उसको मना कर देंगे कि भाई अब हमारी जो लिमिट थी वो फिनिश हो चुकी है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। इट्स पोलाइट टू टेक ओनली वॉट आई कैन फिनिश, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम लोग फिनिश कर सकें, सो दैट आई डोंट वेस्ट एनी फूड, जिसके कारण कोई फूड वेस्ट ना हो। द एक्स्ट्रा फूड कैन बी सर्व्ड फॉर लेटर और गिवन टू समवन एल्स हु इज स्टिल हंग्री। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फूड है नीडी पर्सन को हम लोग दे सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट लाइक अ फूड आइटम ऑन योर प्लेट, अगर आपको प्लेट में दिया हुआ खाना पसंद नहीं आ रहा है तो सबसे पहला काम क्या है, तो उसको फेंकना तो है ही नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिनिश एवरीथिंग ऑन माई प्लेट, मतलब प्लेट में जितना भी दिया हुआ है वो सारा का सारा खाना आपको फिनिश करना ही चाहिए, वेस्ट जनरेट नहीं होना चाहिए। इवन इफ़ आई डोंट लव द फूड, अगर वो खाना मुझे पसंद नहीं है, वेस्टिंग फूड इज़ नॉट गुड, हमें फूड का वेस्ट जनरेट नहीं करना है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम फार्मर, शॉपकीपर, द कुक टू गेट फूड टू मी। आई शुड रिस्पेक्ट द एफर्ट टू एवरीवन हु हेल्प मेक द मील।
इफ़ इट्स रियली हार्ड टू ईट आई कैन टेक अ स्मॉल अमाउंट नेक्स्ट टाइम सो आई डोंट हैव टू लीव एनी फूड ऑन माई प्लेट। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको यही सिखाया जा रहा है कि हो सके उतना वेस्ट ना हो या कम से कम हो। एन्जॉय स्पोर्ट्स, यहाँ पर पिक्चर्स आप देख सकते हो, कोई स्विंगिंग कर रहा है, कोई स्लाइडिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है। ठीक है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, प्लेइंग फुटबॉल, कोई बॉल से खेल रहा है, ये पेड़ के नीचे कोई हाइड एंड सीक या ऐसा कोई खेल खेल रहे हैं। एन्जॉय स्पोर्ट्स, लुक एट द पिक्चर बिलो, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी पीपल आर एंगेज इन। तो ये मैंने एक्टिविटी सारी आपको बता दी है। आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द एक्टिविटीज पीपल आर एंगेज्ड इन आर एज बिलो, साइकिलिंग, प्लेइंग, बैडमिंटन, स्लाइडिंग, स्विंगिंग, प्लेइंग हैंडबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग बुक, प्लेइंग विद द बॉल, सिटिंग ऑन द बेंच, वॉकिंग। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इस पिक्चर में दे रखी है, आप लोग एक बार फिर से मार्क कर लेना। विच फिजिकल एक्टिविटीज़ डू यू डू इन योर डेली लाइफ, आपके डेली लाइफ में आप लोग कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ मीन्स वॉकिंग हो गया, जिसमें बॉडी का मूवमेंट हो रहा है उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे वॉकिंग है, साइकिल चला रहे हो, साइकिलिंग है, खेल रहे हो, प्लेइंग है। ठीक है, ये सब। आई लव टू मूव माई बॉडी, सम थिंग्स आई डू एवरी डे आर रनिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग गेम्स लाइक फुटबॉल और बैडमिंटन, जंपिंग और प्लेइंग चेस विथ माई फ्रेंड्स। हाउ डू यू फील ऑन अ डे व्हेन यू प्ले अ लॉट, जब हम ज़्यादा खेलते हैं तो हमें थकान महसूस होती है। ठीक है, हम रेस्ट लेना चाहते हैं। ऑन अ डे व्हेन आई प्ले अ लॉट आई फील टू मेन थिंग्स, टायर्ड, थक जाता हूँ। माई बॉडी फील्स टायर्ड बिकॉज माई मसल वर्क हार्ड। ठीक है, ज़्यादा खेलना सेहत के लिए और बॉडी, शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हैप्पी एंड स्ट्रांग, इवन थ्रू आई एम टायर्ड आई फील हैप्पी, फ्रेश एंड स्ट्रांग बिकॉज प्लेइंग गेम्स इज़ अ फन एंड कीप्स मी हेल्दी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। कैन यू नेम द गेम्स डिपिक्टेड इन द पिक्चर बिलो, यहाँ पर गेम्स जो है वो आपको ये देखो, जैसे कि ये गिल्ली डंडा है। ठीक है, ये 7 टाइल्स हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग स्टेट एरिया के हिसाब से। ये जो है वो स्टेपू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गेम्स के नाम लिख दिए। ये वाली गेम जो है वो पोशंपा है, अलग अलग स्टेट में इन गेम्स का नाम अलग अलग हो सकता है। गुजरात में ये जब खेली जाती थी ये वाली गेम, तो उसमें एक सॉन्ग था, टामेटू रे टामेटू नदिये नहावा जातू तू, ऐसे करके ये गेम्स था। नॉर्मली इसको पोशंपा बोलते हैं, जो स्टेपू है उसको हॉपस्कॉच बोलते हैं। 7 टाइल्स है। ठीक है, सातोलिया बोलते हैं, पिठू बोलते हैं, लगोरी बोलते हैं, और ये जो है वो गिल्ली डंडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले एक टॉपिक दे रखा है, अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन खाना खाने के बाद उसको पचाना, बॉडी को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विथ गुड फूड वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज जितनी अच्छी करोगे, रेगुलर करोगे, यू स्टे हेल्दी, है ना। टू स्टे हेल्दी, खुद को हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी रहोगे तभी वेल्दी रहोगे। ठीक है, पैसे कमाए, डॉक्टर के वहाँ दे दिए या हॉस्पिटल में दे दिए, तो वो ठीक नहीं है। जितना हेल्दी रहोगे उतना वेल्दी रहोगे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग इन ओपन फील्ड्स विथ फ्रेंड्स, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड स्कीपिंग आर नेसेसरी टू कीप अ स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक। खुद को अगर स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक रखना है तो ये जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ थी, फिजिकल एक्सरसाइज थी, वो सारी करनी ही चाहिए डेली। कौन कौन सी है, तो प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ये जो है उन सब एक्सरसाइज से हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही मजबूत रहती है, स्ट्रांग रहती है। सिमिलरली अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक योगा इम्प्रूव योर पोस्चर एंड कीप अस हैप्पी एंड एक्टिव। योगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपकी एक बुक भी है, खेल योगा, फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग। इसमें भी बहुत सारी एक्सरसाइज और गेम्स आपको दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग पिक्चर हैं। यहाँ पर देखो, ये योगा एक्सरसाइज है, ये भी योगा है, यहाँ पर भी एक्सरसाइज है। खाना, एक्सरसाइज के साथ नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर 7 से 9 घंटे की नींद आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए 9 घंटे होनी चाहिए,
और जो एडल्ट है उनके लिए 7 घंटे होनी चाहिए। थिंक अबाउट अ डे व्हेन यू एक्सरसाइज और प्लेड अ लॉट, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन इफ यू डिड नॉट स्लीप वेल आफ्टर दैट। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद या खेलने के बाद अगर आप सोते नहीं हो तो आप कैसा महसूस करते हो। एक्टिविटी नंबर 6 है जिसमें फिल द टेबल गिवन बिलो। व्हेन डिड यू स्लीप, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, प्रायर टू इट। ठीक है, कब सोए थे, यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है, आप खुद का बना लेना। जैसे कि यस्टरडे 10 PM, PM मतलब रात का टाइम होता है, ठीक है, और AM मतलब मॉर्निंग का टाइम होता है। तो यस्टरडे 10 बजे सो गए थे, 6:30 बजे जग गए, 8 घंटे और 30 मिनट का अपना नींद हुआ। और मतलब हम लोग फ्रेश महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि 7 से लेकर 9 घंटे तक की नींद होनी चाहिए। डे बिफोर यस्टरडे 11:30 मतलब 1.5 घंटा लेट सोए और आधा घंटा ज़्यादा जग गए, मतलब 2 घंटे का ब्रेक हो गया। अब 2 घंटे की नींद कम हो गई तो सीधी बात है सुबह सुबह नींद आएगी, स्लीपी महसूस करेंगे। और 9:30 बजे सो गए, सुबह 7 बजे जगे, अपनी नींद हो गई 9 आवर एंड 30 मिनट्स, मतलब हम लोग कैसा फ्रेश करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे 9.5 घंटे बच्चों के लिए ठीक है, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए 9 घंटे 7 से 9 घंटे तक का नींद होना चाहिए। आवर बॉडी रिक्वायर्ड सफिशिएंट स्लीप एवरी डे, अच्छी सी नींद भी चाहिए। अ गुड स्लीप, ये ध्यान रखना, अ गुड स्लीप टेक्स अवे आवर टायर्डनेस, थकान निकाल देती है, एंड मेक्स अस फील फ्रेश। हम लोग जब अच्छा सा नींद लेते हैं तो हम लोग फ्रेश महसूस करते हैं। When we do not get enough sleep, it becomes difficult for us to focus on work or play. देखो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो आप ना ही काम अच्छे से कर सकते हो, ना ही खेल सकते हो अच्छे से। इसके कारण आपको बहुत थकान हो सकता है। वी फील टायर्ड, स्लीपी एंड इरिटेबल, छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आधी नींद के कारण होता है, अधूरी नींद के कारण होता है। Therefore, गेटिंग इनफ स्लीप इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज ईटिंग हेल्दी और एक्सरसाइजिंग। मतलब इनफ स्लीप जो है वो भी सेहत के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना हेल्दी खाना और एक्सरसाइज है। वाई डज योर बॉडी नीड रेस्ट। देखो, हम पूरे दिन काम करते हैं तो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है वो यूज़ हो जाती है, बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, तो वापस एनर्जी चाहिए, रिचार्ज एनर्जी, है ना। सबसे पहला काम क्या हो गया, वापस एनर्जी चाहिए, मतलब रिचार्ज एनर्जी। उसके अलावा जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे मसल जो होते हैं ना वो थक जाते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए भी नींद चाहिए। और तीसरा, हमारे अच्छे ग्रोथ के लिए। ठीक है, योर बॉडी नीड्स रेस्ट, स्पेशली स्लीप, टू रिचार्ज इट्स एनर्जी लाइक अ बैटरी। वाइल यू रेस्ट योर बॉडी रिपेयर्स योर मसल्स एंड हेल्प्स यू ग्रो। इट ऑल्सो गिव्स योर ब्रेन टाइम टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग यू लर्न दैट डे। ठीक है, अपने ब्रेन को भी आराम मिलता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए भी ये नींद बहुत ज़रूरी है। इज इट इम्पोर्टेंट टू रेस्ट आफ्टर एक्सरसाइज एंड प्ले। वाई, रेस्ट लेना क्या ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू एक्सरसाइज हार्ड योर मसल गेट टायर्ड, आपके मसल जो है वो थक जाते हैं, उनको थक जाते हैं, इसलिए उनको रेस्ट चाहिए। रेस्टिंग हेल्प्स योर बॉडी रीबिल्ड देम स्ट्रॉन्गर सो यू कैन प्ले बेटर नेक्स्ट टाइम। आप जितना अच्छा नींद लोगे उतना दूसरे दिन अच्छा खेल सकोगे। इसके अलावा रेस्ट ऑल्सो कीप्स योर बॉडीज गार्ड सिस्टम स्ट्रॉन्ग सो यू डोंट गेट सिक फ्रॉम जम्स। देखो, मैंने अभी बताया ना कि अगर आपको डिजीज से भी दूर रहना है, जम्स से भी दूर रहना है, तो हमारी बॉडी का जो गार्ड सिस्टम है, WBC जिसको बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल, उसके ग्रोथ के लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो है फीलिंग सेफ। फीलिंग सेफ का मतलब क्या है, तो कई जगह पर जब हमें कोई हमसे बड़ा या हमारा कोई दोस्त हमें टच करता है तो हमें, अपना दोस्त होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई अननोन पर्सन है तो हम अनसेफ महसूस करते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं या अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको आपके पेरेंट के नॉलेज में डाल देना चाहिए, आपके टीचर्स के नॉलेज में डाल देना चाहिए। जब ऐसा कुछ भी होता है, जब आप कहीं पर अनसेफ महसूस कर रहे हो, किसी के साथ अनहैप्पी हो, अनकंफर्टेबल लग रहा है किसी के साथ बात करने से, या कोई हमें बिना परमिशन ज़्यादा टच कर रहा है,
तो ऐसी बातों पर आपको पेरेंट्स को कंपलसरी इन्फॉर्म करना चाहिए, आपके टीचर्स को भी कंपलसरी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ओके, तो ये फीलिंग सेफ क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफरेंट वेज फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? तो हेल्दी रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए हम लोग अलग अलग वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब इतना होने के बाद, हाउ एवर देयर मे बी टाइम्स व्हेन समवन फील्स अनहैप्पी, कुछ ऐसी भी चीज़ हो जाती है, हमें खुशी महसूस नहीं होती है, हम खुद को सेफ नहीं महसूस करते हैं, हम खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपको क्या क्या सीखना है इस चैप्टर में? तो एक है सेफ टच, पहला है सेफ टच और दूसरा है अनसेफ टच। ठीक है, आपको सेफ टच और अनसेफ टच के बारे में पता होना चाहिए। जब कोई हमें टच कर रहा है तो वो हमें सेफ है या अनसेफ, हम मतलब कोई बैड टच है या गुड टच है, उसकी बात हो रही है। अ सेफ टच इज लाइक अ कंफर्टिंग हग फ्रॉम योर मदर। आपकी मदर, आपके फादर या आपका फैमिली कोई मेंबर आपको हग कर रहा है तो वो आपको अच्छा लग रहा है, तो वो आपका सेफ टच है, गुड टच है। ठीक है, जिसके कारण दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल, उससे आपको कैसा महसूस होता है? हैप्पी और कंफर्टेबल। और अनसेफ टच किसको बोलते हैं? ये किसकी बात थी? सेफ टच की थी। अनसेफ टच किसको बोलते हैं? एन अनसेफ टच इज वन दैट मेक्स यू फील अनईजी, स्कैर्ड, कंफ्यूज, अनकंफर्टेबल, वेर इट इज़ फ्रॉम समवन यू नो और अ स्ट्रेंजर। कोई नॉन भी हो सकता है और स्ट्रेंजर भी हो सकता है। जब वो आपको टच करता है तो आपको डर लगता है, स्कैर्ड, कंफ्यूज महसूस करते हो। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर, इसमें इस लड़की का चेहरा देखो तो देखकर पता चल रहा है कि भाई ये अनसेफ टच है। यहाँ पर भी ये लड़का देखो, इसका चेहरा भी देखो, ये थोड़ा डरावना लग रहा है, तो ये भी अनसेफ टच है। यहाँ पर देखो, ये बच्चा जो है वो फ्रेश महसूस कर रहा है, तो ये सेफ टच है। यहाँ पर भी अनसेफ है। ठीक है ना? तो ऐसे करके आपको सेफ और अनसेफ टच का पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नो, से नो। इफ़ यू एवर फील अनसेफ, स्पीक अप, बोलना शुरू करो। रिमेंबर, इफ एनी वन एवर मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, इट इज़ ओके टू से नो, उसको मना कर दो। एंड टेल ट्रस्टेड एडल्ट, जो बड़े लोग हैं उनको बताओ, लाइक योर टीचर और योर पेरेंट्स। यू डू नॉट हैव टू फील अनकंफर्टेबल और गिल्टी। आपको ऐसा अनकंफर्टेबल और गिल्टी नहीं महसूस करना है कि किसी को बताऊंगा तो या बताऊंगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है। जब भी कुछ ऐसा महसूस होता है, आपके पेरेंट्स को, टीचर्स को 100% नॉलेज में डालो। फॉर हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग, ईटिंग राइट एट द राइट टाइम एट द राइट वे इज़ नेसेसरी। देखो, हेल्दी रहने के लिए जो खाना है वो भी राइट होना चाहिए, राइट टाइम में होना चाहिए और राइट वे में होना चाहिए। एट द सेम टाइम, एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज, रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी करनी है, सामने रेस्ट भी उतना लेना है और रिलैक्स भी उतना करना है। मतलब हर एक चीज़ को अगर आप मेंटेन करके चलते हो तो यू कैन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड जॉयफुल। आप खुश रहोगे और बढ़िया से रहोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है लेट अस रिफ्लेक्ट का। इफ द फॉलोइंग आर मिसिंग, अगर इसमें से कोई मिसिंग है तो क्या होगा? ठीक है, सॉइल नहीं होगी, तो भाई सॉइल नहीं होगी तो सीड कहाँ लगाओगे? द सीड कुड नॉट स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है ना, पहला तो यहीं पर फिनिश हो गया। इट इज द बेड वेयर द बेबी प्लांट स्लीप्स एंड गेट्स इट्स फर्स्ट फूड, है ना? जो बेबी प्लांट होता है उसका फर्स्ट फूड सॉइल में से ही मिलता है। वाटर नहीं होगा, प्लांट सूख जाएगा, ड्राई अप एंड डाई। द प्लांट वुड ड्राई अप एंड डाई। वाटर इज लाइक द ड्रिंक द प्लांट नीड्स एवरी डे टू लिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। सनलाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट का जो लीफ पार्ट होता है वो किचन होता है। ठीक है, प्लांट का जो लीफ पार्ट होता है वो किचन होता है फूड बनाने का। तो सनलाइट नहीं है तो द प्लांट कुड नॉट मेक इट्स फूड। प्लांट खुद का फूड नहीं बनाएगा, प्लांट खुद फूड नहीं बनाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, है ना? तो सनलाइट इज द एनर्जी दैट प्लांट यूजेस टू कुक इट्स ओन फूड एंड ग्रो टॉल। मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो कैटल है। हमने पढ़ा कि भाई फार्मर को क्या चाहिए, तो फार्मर को चाहिए मैन्योर, नेचुरल फर्टिलाइजर चाहिए।
नेचुरल फर्टिलाइज़र क्यों चाहिए? तो जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसे मैन्योर में से ही मिलेंगे, नेचुरल फर्टिलाइजर्स में ही मिलेंगे। और नेचुरल फर्टिलाइजर कहाँ से मिलेगा? तो वो कैटल में से मिलेगा। द फार्मर वुड हैव अ मच हार्डर टाइम प्रिपेयरिंग द फील्ड्स टू प्लांट द सीड्स। कैटल ऑल्सो गिव नेचुरल फूड मैन्योर टू द सॉइल। सॉइल को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? मैन्योर, यानी कि नेचुरल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाते हैं। अर्थवॉर्म, अगर अर्थवॉर्म नहीं होंगे तो जो सॉइल है वो रिच और हेल्दी नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि अर्थवॉर्म जो है वो ज़मीन के अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, तो ज़मीन सॉइल जो है वो स्मूथ हो जाती है और इसके कारण जो प्लांट के रूट जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं और स्ट्रांग बन सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट के रूट को एयर मिल सके, वाटर इजीली मिल सके, वो खुद ग्रोथ इजीली कर सके, इसलिए अर्थवॉर्म बहुत ही ज़रूरी है। पीपल, पीपल में सबसे पहले फार्मर, फार्मर ही नहीं है तो भाई कौन ग्रेन को ग्रो कौन करेगा? ठीक है ना। तो द ग्रेन वुड नेवर टू बी ग्रोन इन द फर्स्ट प्लेस। द फार्मर प्लांट द सीड एंड टेक केयर ऑफ इट्स अंटिल इट इज़ रेडी। शॉपकीपर, तो जब सेल करेगा तभी तो कंज्यूमर बाय करेगा। ठीक है, तो यू कुड नॉट बाय द ग्रेन एट ऑल, आप लोग ग्रेन को बाय नहीं कर सकते। द शॉपकीपर मेक्स श्योर द ग्रेन लीव्स द फार्म एंड इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर योर फैमिली। कुक, कुक नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनेगा? द ग्रेन कुड नॉट बी हार्ड टू ईट। ठीक है, अब आपको खाना खाना है, आपके पास ग्रेन भी है, तो कच्चे तो ग्रेन हम लोग खा नहीं सकते। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए हमें कौन चाहिए? कुक चाहिए। डिज़ाइन योर ओन फेवरेट प्लेट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे? तो ऐसा फूड आइटम्स जिसमें से हमें हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें इजीली मिल पाए। तो सबसे पहला है ब्रेकफास्ट प्लेट, गेट्स यू रेडी टू लर्न। देखो इसमें अलग अलग चीज़ हो सकती है। ब्रेकफास्ट में आप लोग लाइट फूड जो है, फ्रूट्स हैं, ये सब ले सकते हो। लंच प्लेट जो है उसमें हमें हैवी फूड लेना चाहिए, जिससे दिन की जो दिन का हमें वर्क करना है वो वर्क करने की एनर्जी मिल सके। और डिनर प्लेट, रात को जो खाना होता है वो लाइट होना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद हम लोग ज़्यादातर सो जाते हैं, रात को हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो रात का जो फूड है वो भी लाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में जैसे कि मैंने ऑट मील बता रखा है फ्रूट के साथ, जैसे कि बनाना स्लाइसिस खा सकते हैं, ऑट मील खा सकते हैं। ठीक है, जो लंच है वो लंच में आप लोग सूप वेजिटेबल्स ले सकते हो, प्लेन राइस बना सकते हो, लेंटिल का सूप बना सकते हो। डिनर में आपके साथ पास चपाती हो सकती है, पनीर हो सकता है, चिकन करी हो सकती है। तो खाने की जो आइटम है वो तो आपको आपके जैसे आपका एरिया है उसके हिसाब से आपको लिखना है। ब्रेकफास्ट में हम लोग मिल्क भी ले सकते हैं सुबह 1 स्मॉल ग्लास। ठीक है, लंच प्लेट में हम लोग कैरेट्स खा सकते हैं, पीस खा सकते हैं, और डिनर में हम लोग कुकुम्बर टोमेटो खा सकते हैं। मेन जो बात है वो है नो वेस्ट। आप लोगों को खाना उतना ही लेना है जितना आपको ज़रूरी हो, बनाना ज़्यादा राइप नहीं होने चाहिए। ठीक है, राइस और दाल जो है वो हमें उतनी ही लेनी है जितनी हम लोग फिनिश कर सकें, और हमें बिल्कुल भी वेस्ट जनरेट नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है, विच एक्टिविटीज़ डिड यू एंजॉय ड्यूरिंग योर माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग के दौरान आप लोग कौन सी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हो? When I eat mindfully, I really like to notice my food. मैं फूड को क्या करूँगा? नोटिस करूँगा। आप लोग आज जब खाना खाने बैठते हो तो आपको सबको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। आई एन्जॉय ईटिंग स्लोली एंड टेस्टिंग एवरी बाइट ऑफ माई फूड। आप लोगों को टीवी नहीं देखना है। ठीक है, आई एन्जॉय ईटिंग स्लोली, शांति से धीरे धीरे खाना खाना है और हर एक बाइट को एन्जॉय करना है। इट मेक्स द फूड टेस्ट इवन बेटर। जब आप ज़्यादा खाना चबाओगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा मिक्स होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना आपको टेस्टी लगेगा। एंड हेल्प्स मी फील हैप्पी एंड थैंकफुल व्हाट आई एम ईटिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, हाउ कैन यू कीप योर बॉडी स्ट्रांग। आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग कैसे रख सकते हो? तो एक तो हेल्दी खाना खाने से, और साथ में हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज के नाम भी लिखने पड़ेंगे। वी कैन कीप आवर बॉडी स्ट्रांग बाय प्लेइंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा खेल के, ईटिंग गुड फूड एंड स्लीपिंग वेल। तो आपको इतना तो समझ में आ गया है, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, गुड फूड अच्छा खाना खाना है, और अच्छी नींद लेनी है। ये तीनों चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हो तो आपकी बॉडी 100% बढ़िया से स्ट्रांग बनेगी ही बनेगी।
ठीक है। तो एक्सरसाइज यहाँ पर मैंने लिस्ट बना रखा है। एक तो कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको स्ट्रांग बना सकती है, रनिंग, स्किपिंग रोप, स्ट्रेचिंग, योगा। गेम्स कौन से आपको मजबूत बना सकते हैं, साइकिलिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और खो खो, क्योंकि इसमें आपके पास स्फूर्ति बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए और भागना भी बहुत होता है। हाउ कैन यू कीप योर बॉडी स्ट्रांग, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि सबसे पहले 7 AM पर जग जाओ। आई विल ट्राई टू वेक अप बिफोर 7 AM, ठीक है। 7 AM से 8 AM तक आप लोग रेडी हो जाओगे और आई विल डू 10 मिनट ऑफ फन स्ट्रेचिस ऑफ और योगा, ठीक है। योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए, मिनिमम 30 मिनट तो करनी ही है। ईट अ बैलेंस डाइट ऑन टाइम, बैलेंस डाइट खाना है। ब्रेकफास्ट में अच्छा खाना होना चाहिए, लंच में अच्छा खाना होना चाहिए, डिनर में राइट टाइम में होना चाहिए और हेल्दी फूड होना चाहिए। फास्ट फूड कभी भी नहीं खाना है। एक्सरसाइज एंड प्ले, आई विल प्ले आउटसाइड फॉर एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे विथ माई फ्रेंड और फैमिली। जब आप 1 घंटा बाहर खेलते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी जो है वो एक्सरसाइज कर ही लेगी खेलने से। लेस यूज़ ऑफ टीवी एंड मोबाइल, मोबाइल को तो अवॉइड ही करो, ठीक है। पढ़ाई के लिए आप यूज़ कर रहे हो तब तक ठीक है, अदर एक्टिविटी के लिए मोबाइल को अवॉइड करो। आई विल ओनली वॉच टीवी और प्ले ऑन अ मोबाइल फॉर 30 मिनट्स आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क। रीड अ बुक, रीडिंग बढ़ाओ अपना। आई विल रीड अ स्टोरी बुक फॉर 15 मिनट्स एवरी नाइट बिफोर बेड। सोने से पहले 15 मिनट डेली स्टोरी बुक्स रीड करनी चाहिए। उसमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वाली रीड करो ताकि इंग्लिश भी अच्छा हो जाए और नॉलेज भी बढ़ता रहे। स्लीप पीसफुली, शांति से सोना है। दूसरा, रात को 9 बजे के बाद सो जाना चाहिए। आई विल गो टू बेड बाय 9 PM टू गेट इनफ रेस्ट फॉर अ फ्रेश मॉर्निंग। सुबह की अच्छी मॉर्निंग के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।